नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस पीडीएफ में वन लाइनर फैक्ट्स हम शामिल वन लाइनर फैक्ट्स को हम देखेंगे। देखिए, होता ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बेसिक से नोट्स बनाते हैं। नोट्स के अतिरिक्त भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो डायरेक्ट हमको हमारे नोट्स में नहीं दिखते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी हम नोट्स तैयार करें वो तो तैयारी करें, और उसके बाद जो शेष फैक्ट्स मिल जाते हैं जो आपको कहीं भी लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइन, तो उसको वन लाइनर के रूप में हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने प्रश्न लिए विभिन्न परीक्षाओं से, और ये सभी प्रश्न मुझे ऐसा लगा कि आपकी टीचिंग से संबंधित और पूछे जा सकते हैं। हालांकि टीचिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, खासकर जो अभ्यर्थी बीएड या एजुकेशन से संबंधित है उनके लिए तो काफ़ी आसान है यूनिट। लेकिन जो छात्र इस विषय से नहीं है, अन्य विषयों से, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और लगभग सब यूनिट अलग अलग हैं, तो सब अभ्यर्थियों की अपनी अलग अलग अप्रोच होती है। तो मेरा मानना है कि नोट्स के बाद अगर वन लाइनर आपको कहीं मिल रहा है, कोई फैक्ट्स आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, या कोई आपको प्रश्न मिल रहा है किसी एग्जाम में आपको लगता है कि भाई ये होना चाहिए मेरे पास, तो रिवीजन के लिए उसको वन लाइनर में नोट कर लेना आसान होता है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो रिवीजन है वन लाइन फैक्ट्स के माध्यम से अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। तो इसी को सोच के चलिए कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। उत्तम शिक्षण की आवश्यकता की अगर बात करें तो यह छात्रों के विषय संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना, इस समस्या का उपचार करना और आवश्यक निर्देश प्रदान करना एवं फीडबैक प्रदान करना। यानी अगर एक अच्छा शिक्षण जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें एक तो ये होना चाहिए कि जो छात्रों के विषय संबंधित कौन सी कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाया जाता हो, और जो कठिनाइयाँ हैं छात्रों को उनको केवल पता ही ना लगाया जाता हो, वो कैसे दूर की जाती हैं या कैसे उन्हें दूर करना, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए और अच्छे से दूर किया जाए। आगे से इस तरह कोई दिक्कत ना या जो भी टीचिंग का हमारा मेथड उसके लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो सही तरीके से छात्रों को दिए जाएँ, और अंत में छात्रों का फीडबैक भी दिया जाए और अपने शिक्षण का भी फीडबैक लिया जाए। यानी कुल मिला के अच्छे शिक्षण में छात्रों के विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना भी होना चाहिए, इस समस्या का उपचार करना भी होना चाहिए, आवश्यक निर्देश प्रदान करना भी होना चाहिए और फीडबैक प्रदान करना भी होना चाहिए। यानी इसमें डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक, ये चारों होने चाहिए। एक अच्छा शिक्षक उनसे माना जाता है जो छात्रों को सीखने के लिए अप्रेरित करे। देखिए, शिक्षक का कार्य है कि अपने छात्रों को सिखाना, और अगर छात्र हमारे जितने अच्छी तरीके से सीख पाएंगे उतना ही जो शिक्षक का उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो इस तरीके से एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों के मन से परीक्षा के डर को भी कम करने में सहायता मिलती है, और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स दिए जाते हैं, उससे जो छात्रों की हीन भावना होती है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, सतत और व्यापक, सतत का मतलब है कंटिन्यूस पेपर में, और व्यापक मतलब डीप मूल्यांकन होता रहे, जिससे क्या होगा कि जब आप रेगुलर मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, एक एक पक्ष को लेके आप मूल्यांकन करेंगे तो छात्रों की कमियों का पता चल जाएगा शिक्षक को, और जिससे उन कमियों को दूर करके हम अपने छात्रों को और बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब शिक्षण की परिचर्चा में, जिसको हम डिस्कशन मेथड कहते हैं, इसमें जो छात्रों की भागीदारी है वो सर्वाधिक होती है। तो सिंपल सा है। अब इसके बाद शोर देखिए, कक्षा का आंतरिक कारक भी हो सकता है जिसके कारण सीखने को ये बाधित कर सकता है, और शोर जो है कक्षा के बाहर से भी आ सकता है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं कि जो शोर है वो आंतरिक और बाह्य कारक में शामिल किया जाता है, जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश ग्रहण करने या सीखने में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब छात्र के वह गुण या कारक देख लें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावित बनाने में सहायता करते हैं। यानी जो कोई भी आपने शिक्षण अधिगम प्रणाली बनाई है तो उसमें छात्रों की कौन कौन सी क्वालिटी होती है जो आपके इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। तो पहला है कि छात्र की विकास अवस्था है, छात्र की उम्र क्या है, किस लेवल में है, ठीक है, और छात्र का इससे पूर्व जो भी वो ज्ञान लेने जा रहे हैं, जिस शिक्षण अधिगम में हम उसको लाने जा रहे हैं, उससे पूर्व का छात्र के पास क्या ज्ञान है, जिससे हमें ये पता चल सके किस लेवल से भाई हमें पढ़ाना है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, कक्षा 5 तक हम लोग कोशिश करें, जो पढ़ाई है उसमें देखा जाता है कि बच्चों को जो काउंटिंग सही से आ जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग सही से आ जाए, ये सारी चीज़ें। और जैसे क्लास 6 से पहुँचते हैं तो वहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है, फार्मूले वगैरह बढ़ाने लगते हैं, और उसमें भी अगर आपका पिछला बेस स्ट्रांग नहीं तो आगे आपको दिक्कत होने लगती है, छात्र को दिक्कत होने लगती है। तो ये भी काफ़ी रोल प्ले करता है कि छात्र का पूरा अनुभव क्या है। सपोज कोई कक्षा 5 तक पढ़ा हुआ छात्र है, उसका ना आप एडमिशन 9th में करा दें तो प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि उसके पूर्व का अनुभव तो कक्षा 5 तक का ही है।
तो छात्र का जो पूर्व का अनुभव है वो भी एक रोल प्ले करता है, और छात्र की अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, तो ये कारक हैं। और भी कारक हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यहाँ पर है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य जो परस्पर संवाद है वो समीपस्थ विकास जो उनका निर्माण करता है। शिक्षण में अधिगम यानी लर्निंग निहित होता है, जबकि अधिगम में यानी लर्निंग में शिक्षण को समाहित जो अधिगम है वो शिक्षण को जरूरी नहीं कि समाहित करता हो। ठीक है, किसी समूह का कुछ मापदंडों के आधार पर परीक्षण और व्याख्या करना जो है मानक एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहलाता है। देखिए, मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण का तब किया जाता है, सपोज दैट कोई समूह है, ठीक, उस समूह के हमें स्टडी करना, कुछ परीक्षण करना, उसके लिए हमने कुछ रूल बनाए, ठीक है, कुछ परीक्षण के तरीके बनाए, और उसके आधार पर जब हमने वहाँ से परीक्षण किए जो हमें रिजल्ट आए, तो उन रिजल्ट को मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत प्राप्त या हम ये कह लेंगे ऐसे जो परीक्षण होते हैं उनको मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कह सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाई क्यों होता है? तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य ही है कि जो छात्र हैं, ठीक है, उनको जो शिक्षा दी गई है या जो सीखने के लिए हम प्रेरित किया गया है उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। देखिए, सब छात्र तो बताते नहीं कि भाई हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका तरीका है कि उनसे क्वेश्चन किए जाएं, ठीक है, उनके जवाब सुने जाएं, ठीक है, उनसे चर्चा की जाए उस विषय में कि ज़्यादा से ज़्यादा जब चर्चा करेंगे तो उनके मन की बातें सामने आएंगी, तो हमें पता चल पाएगा भाई कि छात्र ने कहाँ तक सीखा है। तो इस तरह जो उनके तर्क करने की क्षमता है, विश्लेषण करने की क्षमता, उसमें जो है यानी उनकी जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो इस तरह से रचनात्मक मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन करना सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है सतत और व्यापक मूल्यांकन की। संकलनात्मक मूल्यांकनों में अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण किया जाता है, यानी जो संकलनात्मक मूल्यांकन इसमें अधिगम की जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ पर जो भी परिणाम प्राप्त हुए उनको एक श्रेणीकरण किया जाता है, यानी उनको एक जगह एक क्रम में नोट करके रिजल्ट तैयार किया जाता है। शिक्षक अपने विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल और कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में उसकी क्षमता को शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक माने जाते हैं। यानी शिक्षक के वो कौन कौन से कारक हैं जो उसके शिक्षण की प्रभाविकता में योगदान देते हैं। तो ये हो सकते हैं कि हमारे शिक्षक का ज्ञान क्या है, जो ज्ञान शिक्षक है वो कितने अच्छे मेथड से वो अपने स्टूडेंट को किस वे से वो उपलब्ध करा रहा है और कितनी आसानी से उसके छात्र उसको सीख रहे हैं। ठीक है, कक्षा के संव्यवहार में संचालन क्या है और उसके अनुसरण में दक्षता क्या है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन को त्वरण प्रदान करना है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन जो किया जाता है और जिसमें हम प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं का अधिक से अधिक हम लोग शामिल करते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो छात्रों की सीखने की क्षमता है उसको त्वरण प्रदान किया जा सकती है, यानी उनको कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार बढ़ाया जा सके। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। तो इसे हम निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहते हैं, या इसे जो है हम निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण मानते हैं। ये सिचुएशन दे दी है, इसको देख लीजिएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव एवल्यूएशन में शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान छात्रों को सुधारात्मक फीडबैक देते हैं। यानी देखिए, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या शिक्षक करता है उसके कुछ पॉइंट हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि ये किसी प्रश्न से उठाए गए वन लाइनर है, तो इसमें जो प्रश्न रहे हुए मैंने उनको शामिल किया होगा। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या करता है जो शिक्षक होता है वो कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया, ठीक है, करता है, मतलब बातचीत वगैरह, देखना, क्वेश्चन करना, पढ़ाना, समझाना, जो भी एक्टिविटी है, और उस दौरान जो भी शिक्षक को कमी नज़र आती उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है ये छात्रों को अपने समझाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान छात्रों को सुधारात्मक फीडबैक दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, किसमें? निर्माणात्मक मूल्यांकन में। और निर्माणात्मक मूल्यांकन में जो है प्रश्न उत्तर सत्र की सहायता से छात्रों को की जो अभिप्रेरणा है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है,
कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेहों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु शिक्षण संबंधी विभिन्न सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्या है कि अधिगम कार्यों में इसी की बात हो रही है ना, पॉइंट शायद मैंने लिखा नहीं। अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु शिक्षण संबंधित विभिन्न सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो शिक्षण संबंधित विभिन्न सहायक उपकरण हैं उनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो सीखने की क्षमता है छात्रों की, उसमें उनकी भी सहभागिता है, वो भी पार्टिसिपेट करें एक्टिव रूप से। शिक्षक द्वारा अध्यापन है स्वाध्याय, व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी ये कुछ तकनीकें हैं जो शिक्षक द्वारा अध्यापन है तो उपयोग में लाई जाती, जैसे स्वाध्याय, व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान यानी डिस्कशन मेथड, सामूहिक कार्य आदि। उपलब्धि परीक्षण प्रायः शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के उपयोग के लिए किया जाता है। भाई उपलब्धि परीक्षण के इसीलिए किया गया कि आपकी उपलब्धि क्या है, आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो इसलिए जो उपलब्धि परीक्षण है वो प्रायः शिक्षण के पश्चात जब शिक्षण कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है कि आपने कितना सीखा। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं कि आपको टॉपिक डिसाइड करते हैं, आपको कुछ मैटर उपलब्ध कराते हैं, उस पर फिर आपके लिए मैटर कलेक्ट करना, फिर उसका वीडियो लेक्चर देना, ये सारा कुछ दे दिया जाता है और उसके बाद टेस्ट लगा दिया जाता है। आपको टेस्ट इसीलिए लगा दिया जाता है कि भाई आपने जो सीखा वो पता चल जाए। छोटे छोटे टॉपिक लेकर टेस्ट इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कंप्लीट जब आपका पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने हो तो आपको ये न लगे कि नहीं कोई टॉपिक हमने पढ़ा नहीं या हम बिल्कुल ब्लैंक हैं। तो आज तो ये छोटे छोटे टॉपिक और थोड़े थोड़े आपको प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब आपके साथ पूरा मॉडल पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ तैयारी की। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका मूल्यांकन है वो सतत और निरंतर हो, अर्थात आपको जो टेस्ट देने वो रेगुलर बेसिस में देने, टेस्ट आपको छोड़ने नहीं है। और आपके लिए टेस्ट ऐसे नहीं तैयार होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे, और आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। तो आगे मूल्यांकन करना ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर माना जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट थे, यानी इसको भी समझ लेते हैं तब इसको हम कंक्लूड करते हैं। मूल्यांकन करना ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर माना जाता है, यानी ज्ञान संबंधी योग्यता का स्तर क्या है आप में, इसका पता लगाया जाता है मूल्यांकन करने के द्वारा। और दूसरी बात, मूल्यांकन कोई व्यक्ति उतना ही बेहतर कर पाएगा शिक्षक जितना कि उसका ज्ञान का स्तर उच्चतम होगा। यानी योग्यता जानने के लिए ये जाना जा सकता है कि जो मूल्यांकन करने की प्रविधि तरीका है टीचर की वो कितनी बेहतरीन है। ये सेंटेंस ऐसा कह रहा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, आप इसको कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा, और जो टेस्ट हम लोगों का असाइन हो उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। हालांकि सभी तो वन लाइनर मैं इसमें शामिल नहीं कर पाया हूँ, अभी बहुत सारे मेरे पास वन लाइनर हैं जो आने वाले समय में आपको उपलब्ध कराएंगे। और तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।